Hello students, today we are going to discuss about the application of maximum minima. This is the next part of the chapter maximum minima. आज हम लोग उच्चिष्ट और निम्निष्ट के अनुप्रयोग के बारे में देखेंगे। तो इसमें कई टाइप के क्वेश्चन हैं। तो सबसे पहले हम लोग सबसे सरल तरीके का क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू ए, आपको एक इक्वेशन दी गई है। Equation is given that x plus y is equals to a, then find the maximum value of x into y square। ध्यान देंगे सभी लोग, प्रश्न क्या है हमारे पास, सवाल ये दिया हुआ है कि यदि x plus y बराबर a हो तब x into y स्क्वायर का उच्चिष्ट मान निकालना है। मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी है, उसके अलावा कुछ काम नहीं करना। ठीक है, तो अभी तक हम लोग जो भी क्वेश्चन पढ़ रहे थे उसमें y के इक्वल्स में इक्वेशन को कंसीडर करते थे, लेकिन यहाँ पर हमें जो फंक्शन दिया हुआ है, आप सबसे पहले क्वेश्चन में ये समझ लें कि हमें किस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है या किसे मॉडिफाइड करना है। तो जहां पर भी ये दिया हो कि उच्चिष्ट मान ज्ञात करिए इसका, तो अभी दिया हुआ फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस, मतलब कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है x इंटू वाई स्क्वायर की, तो हमें इसका अवकलन करना है। अब यहाँ पर x भी है और y भी है, तो सबसे पहले हमारा काम होगा कि x और y दोनों को एक वेरिएबल में चेंज करना। वी हैव टू चेंज बोथ द वेरिएबल इन अ सिंगल वेरिएबल। दैट मीन्स we can change x in the terms of y and we can change the y in the terms of x। हम y को x के पदों में लिखेंगे या फिर x को y के पदों में लिखो, जो आपको आसान लगे वो काम कर सकते हैं आप। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर पहला क्वेश्चन इसलिए x के पदों में ही लिखा है। इसके अलावा अगर हम इस क्वेश्चन को y के पदों में लिखेंगे तो ये इतना बड़ा ना होकर के और छोटा हो जाएगा, लेकिन आपको समझाने के लिए हम इसे x के टर्म्स में ही लेकर के चलें। ठीक है, तो जो सबसे पहले दिया हुआ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, उसे इक्वेशन नंबर a कंसीडर कर लिया। अब इसका हमें अवकलन करना था, तो इस जैसे इससे पहले हम लोग क्वेश्चन में y मानते थे इस पूरे को, लेकिन y यहाँ दिया हुआ है तो हमने ये मान लिया कि z के इक्वल्स है। ओके, तो लेट कर लिया z इज इक्वल्स टू x इंटू वाई स्क्वायर। अब इक्वेशन नंबर a से हम लोग y की वैल्यू x के पदों में निकाल करके रख देंगे। मतलब यहाँ से आप y की वैल्यू निकालो तो a माइनस एक्स मिलेगा, तो हमने इस वाले में इक्वेशन नंबर b में y की जगह पर a माइनस एक्स रख दिया। अब इसमें a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन, तो इसे इक्वेशन नंबर c कंसीडर कर लिया। सबसे पहले जिस भी इक्वेशन को हमें मैक्सिमा या मिनिमा हमें प्रूव करना होगा उसे हमने z के इक्वल ले लिया। z इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर। यहाँ x और y दो पद थे, मतलब दो वेरिएबल थे, दो चर थे हमारे पास। इन दोनों चरों को हमें एक में बदलना है, या तो आप x को y में बदल लो या y को x में बदल लीजिए। ठीक है, तो हमने y को x में बदला है, तो समीकरण जो आपको गिवन था उस गिवन इक्वेशन में से हमने y की वैल्यू निकाल करके जिसको मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करना उस इक्वेशन में रख दिया। तो अब आप देखो कि जेड इक्वेशन नंबर सी हमें एक ऐसा मिल गया जिसमें y खत्म होकर के पूरा x हो गया। ठीक है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसे ओपन करेंगे और हमें मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर अब x को अंदर इस वाले x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो a स्क्वायर एक्स प्लस एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर सब z के इक्वल में है। अब हमारे पास z की एक इक्वेशन आ गई, तो इस इक्वेशन को हम लोग अवकलन करेंगे दो बार। जिसे मैक्सिमम मिनिमम प्रूफ करना होता है उसे ही अवकलन करते हैं, उसका ही। ठीक है, वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन टू टाइम्स। फर्स्ट वी फाइंड dz अपॉन dx, तो dz अपॉन dx के लिए x का अवकलन 1 x क्यूब का 3x स्क्वायर, x स्क्वायर का करेंगे तो 2x आएगा, तो 2 इंटू 2 करेंगे 4 हो जाएगा। इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया जैसा पहले मानते थे। अगेन दोबारा डिफरेंशिएशन किया हमने, तो दोबारा डिफरेंशिएशन पे d2z अपॉन dx2, a स्क्वायर कांस्टेंट है, अचर है हमारा, तो ये 0 हो जाएगा। 3x स्क्वायर का करेंगे 6x आएगा, 4ax का करेंगे तो x का 1 हो जाएगा, सिर्फ 4a बचेगा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब एज यूजुअल वी हैव टू पुट dz अपॉन dx इज इक्वल्स टू 0। हमेशा पहले वाले अवकलन को, जिस भी समीकरण को हमें मैक्सिमा या मिनिमा प्रूव करना है उसके पहले अवकलन को 0 कर देते हैं। तो dz अपॉन dx को हमने 0 किया। जब आप dz अपॉन dx की इक्वेशन को 0 करोगे आप इस पूरी इक्वेशन को, तो x स्क्वायर का पद हमने पहले लिखा माइनस 4ax प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब इस पूरे को फैक्टराइज करेंगे, फैक्टराइज करने पर हमें ये दो वैल्यू मिलेगी, तो x का एक रिजल्ट a/3 और एक रिजल्ट आ गया a। तो सबसे पहले हम चेक कर रहे हैं a/3, तो फॉर x इज इक्वल्स टू a/3। अब जो भी x का मान आता है वो हम लोग द्वितीय अवकलज में रखते हैं, पहले के क्वेश्चन में तरह पूरा प्रोसीजर वही करना है आपको, बस थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी चेंज हो गई। ओके, तो x इज इक्वल्स टू a/3 हम लोगों ने d2z अपॉन dx2 में रखा, तो 3 से 6 कैंसिल करेंगे, 2a माइनस 4a, तो 2a में से 4a माइनस
माइनस करेंगे माइनस का मिलेगा, माइनस वैल्यू का मतलब होता है मैक्सिमम, हमें क्या निकालना था मैक्सिमम वैल्यू, तो हमें मैक्सिमम मिल गया। अब हम ए पर आपकी मर्जी चेक करो या मत करो, लेकिन अगर यहाँ दिया हुआ है कि हमें सिर्फ मैक्सिमम चाहिए तो हम x बराबर ए पर अब नहीं चेक करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ नहीं चेक किया। अगर ये दिया होता कि फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, मतलब हमें दोनों ही निकालनी होती, तो हम उसे पूरा का पूरा चेक करते। ओके, तो अब सीधा सीधा काम हो गया हमारे पास, -2 या मैक्सिमम हो गया। तो फॉर मैक्सिमम वैल्यू हम लोग जानते हैं कि x इज इक्वल्स टू 1/a/3, जो भी वैल्यू हमें मिली है अब ये उठा करके हम सीधे सीधे रख देंगे इक्वेशन नंबर सी में। ठीक है, इक्वेशन नंबर सी में आप x की जगह पर a/3 रखो, तो a/3 रखने पे हमें मिलेगा a - a/3 का होल स्क्वायर, यहाँ पे पूरे का होल स्क्वायर है इसलिए ये वाला स्क्वायर यूज कर रहे हैं हम। a/3 इंटू 2a/3 होल स्क्वायर, a/3 इंटू 4a²/9, पूरे को सॉल्व करेंगे 4a³ दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन xy² एट द पॉइंट x इज इक्वल्स टू a/3। तो अब a/3 पर मैक्सिमम आ चुका है, तो a पर कंफर्म है कि वो मिनिमम ही आएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक मैक्सिमा मिलने के बाद तुरंत मिनिमा मिलेगा, अगर पहले मिनिमा मिल रहा है तो उसके बाद मैक्सिमा मिलेगा। ओके, स्टूडेंट्स लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे पास वो स्टेटमेंटल क्वेश्चन है। इससे पहले वाला जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया था वहां पर हमारे पास इक्वेशंस थी, तो हमने डायरेक्टली उसे आगे बढ़ा लिया। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन स्टेटमेंटल क्वेश्चन है, तो सबसे पहले हम इन स्टेटमेंट से इक्वेशन जनरेट करेंगे और फिर इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही इसे आगे प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या दिया हुआ है देखिए, फाइंड द टू नंबर्स सच दैट, हमें ऐसे दो नंबर्स चाहिए जो इस प्रकार हो कि समेशन इज 6, होल समेशन इज 6, यहाँ पे स्टेटमेंट में दिया हुआ है होल समेशन इज 6, यानी कि हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका योगफल 6 हो एंड द समेशन ऑफ क्यूब ऑफ दैट नंबर्स इज मिनिमा, यानी कि उन नंबर्स का अगर हम क्यूब का मतलब होता है घन, क्यूब ऑफ दैट नंबर्स इज मिनिमा, यानी कि हमें क्या मिनिमा प्रूफ करना है, फिर से मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, क्यूब ऑफ दैट नंबर्स इज मिनिमा, उन संख्याओं के घनों का योगफल हमें निम्नलिखित प्रूफ करना है। तो स्टेटमेंट क्वेश्चन से आपको पहले क्वेश्चन पढ़ करके अच्छे से समझना होगा कि हमें क्या मैक्सिमा निकालना और क्या मिनिमा निकालना। तो हमें सबसे पहले वो इक्वेशंस बनानी है कि हम किसको मैक्सिमा और किसको मिनिमा प्रूफ करना है। तो हमें क्या दिया हुआ है, हमें कोई भी दो नंबर्स लेने हैं जिनका क्यूब, यानी कि हमें एक घन वाली समीकरण निकालनी है जिनमें उन दोनों संख्याओं के घनों का योग हो और उसे हमें मैक्सिमा और मिनिमा प्रूफ करना है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या किया कि दो नंबर, हमको तो कुछ पता नहीं, तो हमने एक नंबर x मान लिया और दूसरा नंबर y मान लिया। तो हमने सीधे सीधे लिखा हुआ लेट द टू नंबर्स आर x एंड y। हमने सबसे पहले दो नंबर्स कंसीडर किए, पहला नंबर लिया हमने x और दूसरा नंबर लिया y। यहाँ ध्यान देंगे कि एक नंबर हमने x मान लिया, दूसरा नंबर y। पहली कंडीशन क्या दी है, द समेशन इज 6, इसका मतलब x और y दोनों को जोड़ा जाए तो 6 आएगा। तो हमने यहाँ से y का मान निकाला और 6 माइनस x आ गया, इसे हम लोगों ने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, अब भाई वो समीकरण चाहिए जिसको हमें निम्नलिखित या उच्चिष्ट प्रूफ करना है। तो क्या दिया हुआ, समेशन ऑफ क्यूब, यानी कि संख्याओं के घनों का योग। तो हमने मान लिया कि संख्याओं के घनों का योग z बराबर x³ प्लस y³, क्योंकि हमने दो संख्याएं x और y मानी थी इसलिए x³ प्लस y³ ले लिया। अब y का मान x के पदों में हम इक्वेशन नंबर ए से निकाल चुके हैं, वो हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये वाला y का मान उठा करके रख दो इसमें, तो z(x³ मिल गया प्लस y की जगह रखेंगे 6 माइनस x का होल क्यूब, इसे बना दिया इक्वेशन नंबर बी। अब इसी का अवकलन शुरू करना, हमें इसी को करना डिफरेंशिएट। तो देखो नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dz बटे dx, x³ का करेंगे तो 3x²। अब 6 माइनस x के होल क्यूब का करेंगे, फिर 6 माइनस x का भी करेंगे। तो 6 माइनस x के होल क्यूब का करेंगे तो पावर आ गया आएगा 3, पावर से कम करेंगे 2, 6 का अवकलन 0, माइनस x का अवकलन -1, तो ये वाला माइनस इस वाले प्लस को तब्दील कर देगा माइनस में, ये मिल गया dz बटे dx। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ओके, अब इसी इक्वेशन का दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d2z/dx², 3x² का करेंगे 6x मिलेगा, -3 6 माइनस x का होल स्क्वायर, -3 d/dx 6 माइनस x का होल स्क्वायर d/dx ऑफ 6 माइनस x। तो अब ये वाला 2 आगे आएगा तो 6 हो जाएगा और फिर से माइनस x का माइनस माइनस बना देंगे प्लस। अब 6x, इस वाले 6 को अंदर मल्टीप्लाई किया हमने, तो 6x प्लस 36 माइनस 6x,
6x से 6x कैंसिल हो गया, बचा हमारे पास 36। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर d2z/dx² के वैल्यू में आपके पास x नहीं है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, जो भी हमें मिल रहा है हम उसी से जज करेंगे। अब हमें 36 मिल गया, 36 पॉजिटिव है तो मिनिमा, अगर यही 36 निगेटिव होता तो हम इसको लिख देते मैक्सिमा, क्योंकि अब यहाँ पर तो आप x की वैल्यू नहीं रख पाएंगे, लेकिन हमें संख्याओं का मान निकालना, इसलिए dz/dx = 0 तो आपको करना ही पड़ेगा। तो dz/dx = 0 किया हमने, 3x² - 3 × 6x - x², 3 को कॉमन कर लेंगे, x² - 6 - x², 3 उधर जाएगा 0, इधर वाला बचा हमारे पास x² - 6। तो ये a² - b² का रूल लगाया हमने, a + b a - b, x से x को कैंसिल कर लिया, ये वाला 6 बचा, ये x और x जोड़ करके 2x हो गए, 6 माइनस में बचा। अब यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो x = 3 आएगा। अब x का मान मिल गया, अब हमें सिर्फ और सिर्फ y निकालना है, तो x = 3 आ गया, तो इक्वेशन नंबर 1 से हम y निकाल लेंगे, y में वैल्यू रख देंगे 6 - 3, मतलब y = 3। तो ऐसी दो संख्याएं, दोनों ही संख्याएं 3 और 3 होंगी, जिनका योगफल 6 आएगा। अब आप 6 के लिए क्या क्या पेयर बना सकते हो, आप खुद सोचो। 6 के लिए पेयर हम बना सकते हैं 1 और 5 का, 2 और 4 का, 3 और 3 का। तो इसमें से जो ये वाला पेयर है, ये पेयर हमारे पूरे क्वेश्चन को वेरीफाई करेगा। मतलब अगर हम 3 का क्यूब करें तो वो सबसे कम आएगा, मिनिमा आएगा। अगर आप 1 का क्यूब और 5 का क्यूब कर दोगे, ऐड कर दोगे तो सबसे ज़्यादा आएगा। 2 का क्यूब 4 का क्यूब करोगे उससे थोड़ा कम आएगा, 3 का क्यूब करेंगे तो आंसर। तो मैक्सिमा मिनिमा से आप डायरेक्टली पता लगा सकते हो कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट वेरीफाई हो रहा है। ओके, तो सबसे पहले इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, उन क्वेश्चंस में हम दिए गए क्वेश्चन से इक्वेशन बनाते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स सी a very important question, and this type of question is always occurs in your board examination. इस टाइप के क्वेश्चंस हमेशा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं। ये सेक्शन बी में 5 मार्क्स में या फिर लॉन्ग में 8 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस को लेकर के डाउट ये होता है कि हमें करना क्या है, किसे मैक्सिमा और किसे मिनिमा प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं पूरी तरह से इसमें एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या करना है, इसके बिहाफ पर हम लोग आगे करेंगे। ये समझने के लिए सबसे आसान पहला प्रश्न। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, show that all the rectangles inscribed in a circle, इसे मैं हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। show that all the rectangles inscribed in a circle, मतलब दिखाइए कि किसी वृत्त में बने हुए सभी आयत वर्ग होंगे जब उन आयत का क्षेत्रफल अधिकतम हो जाए। पूरा क्वेश्चन इंग्लिश में, show that all the rectangles inscribed in a circle the square has the maximum area, यानी कि अगर किसी भी वृत्त में आयत बनाया जाए और उस आयत का क्षेत्रफल हम अधिकतम कर दें, मतलब सबसे बड़ा आयत बना दें, तो जो सबसे बड़ा आयत बनेगा वो आयत ना होकर के वर्ग कहलाएगा। ये आपको प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन में ही हमें दिया हुआ है कि क्या क्या काम करना है। इक्वेशन जिसके साथ हमें लिखा हो कि इज मैक्सिमा, अब यहाँ पे मैक्सिमा किसके साथ लिखा हुआ है, द मैक्सिमम एरिया, यानी कि हमें जो भी आयत है हमारे पास, जो वृत्त के 3 चीजें हैं, एक वृत्त है, उसके अंदर एक आयत है और उस आयत को हमें वर्ग सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले, और मैक्सिमम एरिया ये चीज अलग है। तो अब किसी भी एक आयत को हम वर्ग कब कह सकते हैं, आयत आप जानते हैं जिनमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं। ठीक है, लेकिन वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं बराबर होती हैं और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। विकर्ण भी दोनों के बराबर होते हैं, आयत का विकर्ण भी बराबर होता है, दोनों विकर्ण, और वर्ग के भी दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, डायगोनल जिसे बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हमने क्या कर लिया कि एक सर्कल, हाँ दूसरी चीज, इस पूरे सवाल में जो भी चीज आपको गिवन है वो सब कुछ कांस्टेंट है। ठीक है, जो भी चीज आपको गिवन है वो सब कुछ कांस्टेंट है। तो हमें क्या दिया हुआ है, शो दैट फॉर ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, एक सर्कल में बना हुआ है आयत, इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। तो ये दिया हुआ है कि एक वृत्त है हमारे पास और उस वृत्त के अंदर आयत बना हुआ है, तो जो वृत्त की त्रिज्या है r, वो त्रिज्या कांस्टेंट होगी। बात समझ लीजिए, जो भी चीज आपको गिवन है वो सब कांस्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चंस में। तो इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, इंस्क्राइब्ड का मतलब उसके अंदर बना हुआ, तो जो भी हमारे पास ये सर्कल है, इस सर्कल की रेडियस हमने r अपनी तरफ से मान ली, सेंटर मान लिया O। सबसे पहले बात सुनेंगे हमारी सभी लोग, इस पूरे सर्कल को, सर्कल का सेंटर हमने O ले लिया, इसकी त्रिज्या ले ली r। ओके, अब इसके अंदर हमने एक आयत बना दिया, तो आयत की जो भुजाएं हैं वो भी हमें माननी पड़ेंगी। तो हमने आयत की भुजाएं, साइड्स ऑफ रेक्टेंगल ले लिया 2x एंड
2y। अब ये 2x और 2y हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सेंटर से आधी आधी डिस्टेंस पर ये आधे आधे हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ x और y लेकर के करोगे तो आधा लेने पे हमें x/2 और y/2 करना पड़ेगा। ऐसे ये सिंगल सिंगल यूनिट में आएंगे, अपॉन वाला कोई सिस्टम नहीं बचेगा हमारे पास, ठीक है। इसलिए हमने 2x और 2y, आप x और y भी लेकर के कर सकते हो। तो ये a से b तक जो साइड है वो 2x है। तो थ्योरम हम लोग जानते हैं कि सेंटर से अगर किसी कॉर्ड पर यानी कि वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब हमेशा जीवा को दो बराबर भागों में बांटता है। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर to the chord is always bisect the chord। अब ये सेंटर से हमने कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, फिर ये इसे बाइसेक्ट कर रहा, मतलब आधा आधा काटता है, ठीक है। तो 2x है तो इधर वाला x, अब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 2y था तो ये y बचा। तो यहाँ पर हमें एक रिलेशन पाइथागोरस का यूज कर सकते हैं और वो रिलेशन होता है r² = x² + y²। दिस इज, तो ये हमने लिख लिया, लेट O बी द सेंटर एंड r इज द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। तो r² = x² + y², इस पूरे ट्रायंगल OPA में, ओके। तो पूरे ट्रायंगल में ये मिल गया, इसे हमने इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर लिया। अब हमारे क्वेश्चन में हमें करना क्या है कि इस आयत का जो क्षेत्रफल है उसे हमें उच्चिष्ट सिद्ध करना है और ये भी सिद्ध करना है कि ये आयत एक वर्ग होगा। अगर हम इसका क्षेत्रफल उच्चिष्ट कर दे रहे हैं तो ये आयत एक वर्ग बन जाएगा, हमें ये भी सिद्ध करना है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया, ये इक्वेशन तो हमारे पास इक्वेशन ही नहीं है कि हमें किससे मैक्सिमम प्रूफ करना है, लेकिन ये दिया हुआ है कि हमें मैक्सिमम एरिया लेना है, यानी कि वृत्त के अंदर जो आयत बन रहा है उस आयत का क्षेत्रफल हमें अधिकतम सिद्ध करना है। वी हैव टू प्रूव द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल इज मैक्सिमा, ओके। तो सबसे पहले हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिया। एरिया ऑफ रेक्टेंगल मतलब आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, लंबाई 2x है, लेंथ 2x एंड द ब्रेड्थ इज 2y। तो A = 2x × 2y, मतलब आयत का जो क्षेत्रफल उसे हमने A से प्रदर्शित किया है, तो 2x × 2y, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 4x × y। अब आप एक चीज ये ध्यान रखेंगे कि कभी भी जो चीज छोटी होगी पहले से उसका स्क्वायर करेंगे तो वो और छोटा हो जाएगा। मतलब अगर आप 0.1 दिया हुआ है, जैसे हमारे पास 0.1 का आप स्क्वायर करोगे तो आएगा 0.01, यानी कि 0.1 का स्क्वायर 0.1 से भी छोटा हो गया। तो अगर हम 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन अगर आप 0.2 का स्क्वायर करोगे तो 0.04 आएगा। तो अगर कोई नंबर छोटा है तो उसका स्क्वायर भी छोटा होगा, उसका स्क्वायर उससे भी छोटा हो जाएगा, और अगर कोई नंबर बड़ा है तो उसका स्क्वायर उससे बड़ा होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर a को a का स्क्वायर कर लिया। अभी आगे देखते हैं क्यों कर रहे हैं वैसा। a का स्क्वायर कर लिया तो हमें मिल गया 16x² × y²। अब इस वाली इक्वेशन की हमें जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि r में जो भी है हमारे पास वो सब कुछ स्क्वायर में है, ठीक है। अगर आप स्क्वायर नहीं करोगे तो यहाँ सिंगल डिग्री की इक्वेशन है, फिर आपको अंडर रूट लगाना पड़ेगा। अंडर रूट लगाने के बाद उसका अवकलन करोगे तो और सवाल बढ़ता चला जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है आपको, कभी भी आप इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो जहां भी आपका अंडर रूट आएगा उसे आप स्क्वायर करके हटा लेंगे, ठीक है। तो ये हमने a को बदल दिया अब a², तो a² = 16x² × y²। इससे पहले के क्वेश्चंस में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि x और y दोनों को सेम वेरिएबल में बदलना है, यानी कि या तो x को y के पदों में लिखो आप, या y को x के पदों में। तो यहाँ पर हमने क्या किया, y को x के पदों में चेंज कर लिया। तो ऊपर इक्वेशन नंबर a से y² = r² - x², इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिल जाएगा 16x² r² - x²। इस वाले x² को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 16r² × x² - x⁴। ये ध्यान रखेंगे, आपको सर्कल दिया हुआ है, इसका मतलब r कांस्टेंट है। अगर किसी सवाल में ये कह दिया जाए कि दिए गए गोले में या दिए गए शंकु में, तो आपको शंकु दे दिया गया तो मतलब शंकु का जो भी होगा उसमें आगे क्वेश्चन में कहा जाएगा कि वक्रपृष्ठ या आयतन जो भी है। अगर स्फीयर दिया जा रहा है कि दिए गए गोले में, तो हम गोले की त्रिज्या को भी कांस्टेंट कर देंगे, लेकिन ये सवाल हमारा वृत्त का है और हमने वृत्त की त्रिज्या को कांस्टेंट ले लिया, ओके। तो a² हो गया। अब a² को बार बार लिखने से बेहतर है उसे हम z कंसीडर कर लिया। हमने a² को ले लिया z के बराबर, ठीक है। ये चीज अपनी कन्वीनियंस के लिए, फॉर आवर कन्वीनियंस, अपनी सुविधा के लिए इस a² को हमने z कह दिया। तो अब हम जहां भी अवकलन करेंगे वहां a² नहीं z का करेंगे, ठीक है। इस पूरी इक्वेशन a का आप डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। तो a का डिफरेंशिएशन, इक्वेशन नंबर a का dz/dx = 16, r² कांस्टेंट है तो वैसे ही रहेगा, x² का अवकलन करेंगे 2x - x⁴ का करेंगे 4x²। इक्वेशन नंबर 1 बनाया हमने। अब इसी समीकरण का दोबारा अवकलन करेंगे।
d2z बटे dx2 इज इक्वल्स टू 16 2r², 2x का करेंगे तो x का 1 सिर्फ 2 बचेगा, 2r² माइनस 12x² इक्वेशन नंबर सेकंड। अब ये बात हम सब लोग जानते हैं कि हमें पहले वाले समीकरण मतलब फर्स्ट अवकलन को 0 रखना पड़ता है, तो पहले वाले अवकलन को हमने 0 रखा, यहाँ से 16x को कॉमन कर लिया। अब यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी x इज नॉट इक्वल टू 0, x कॉमन करेंगे इसका मतलब x को भी 0 के बराबर, फिर दूसरे वाले को भी 0 के बराबर। तो जब आप x को 0 के बराबर लोगे तो हमें कंडीशन क्या बनेगी, हमने क्यों x को 0 के बराबर नहीं लिया। देखिए अगर आप x को 0 कर दोगे इसका मतलब आपने a और b की वैल्यू को 0 कर दिया, और आयत की भुजा 0 नहीं हो सकती है क्योंकि साइड ऑफ रेक्टेंगल इज ऑलवेज एग्जिस्ट। तो अगर आप 0 कर दोगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगी, इसलिए हम x इज नॉट इक्वल टू 0 लेंगे। तो r² माइनस 2x² इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर इस पूरे फॉर्म 0 के ऊपर रखेंगे। यहाँ से आप सॉल्व करते आओगे तो हमें मिलेगा x² इज इक्वल टू, फिर r² की वैल्यू इक्वेशन नंबर a से रख लेंगे, r² की वैल्यू इक्वेशन नंबर a से x² प्लस y² रखा हमने, सॉल्व किया तो x इज इक्वल टू y, x इज इक्वल टू y का मतलब हो गया कि 2x इज इक्वल टू 2y, 2x इज इक्वल टू 2y। तो अब आप देखो 2x लंबाई थी आयत की, 2y चौड़ाई थी, तो लंबाई और चौड़ाई दोनों आपस में बराबर हमने सिद्ध कर दिया। इसका मतलब कि ये आयत अब आयत नहीं एक वर्ग हो चुका है। तो हमने जो पहली कंडीशन थी कि सर्कल के अंदर बना हुआ आयत एक स्क्वायर होगा, तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि जो भी आयत बना था हमारा वृत्त के अंदर अब वो आयत एक वर्ग हो चुका है। द रेक्टेंगल डिस्क्राइब्ड इन अ सर्कल नाउ बिकम्स अ स्क्वायर। तो स्क्वायर बना लिया हमने, भुजाएं बराबर कर ली, एक काम हो गया। अब दूसरी चीज की जो आयत का क्षेत्रफल था उसे उच्चिष्ट सिद्ध करना है। We have to prove now the area of rectangle is maximum described in the circle। तो एरिया ऑफ मैक्सिमम के लिए अब x बराबर y है, ओके। इक्वेशन नंबर थर्ड हमने बनाया, यहाँ से आप x² की वैल्यू निकालेंगे, तो x² का जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा r²/2, इसको इधर भेजेंगे, अपॉन में ले आएंगे। x² की वैल्यू उठा करके इक्वेशन नंबर सेकंड में रखेंगे तो d2z अपॉन dx2 की वैल्यू कितने पर, x² इज इक्वल टू r²/2 पर नेगेटिव आएगी। नेगेटिव का मतलब मैक्सिमा। तो आप ध्यान दो कि आपने z को मैक्सिमा किया था, हमने यहाँ पर z को a² माना था। अब z मैक्सिमा है मतलब कि a² मैक्सिमा है, यहाँ लिखा हुआ है मैंने, z इज मैक्सिमा मतलब a² इज मैक्सिमा। अब a² अगर मैक्सिमम आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि a भी मैक्सिमम ही होगा। अगर a² मिनिमम आएगा तो a भी मिनिमम होगा। तो a मिनिमम आ गया, a मैक्सिमम आ गया, इसका मतलब कि जो भी हमारे पास आयत हमने बनाया था वृत्त में वो आयत हमारा अब वर्ग हो चुका है यदि उसका क्षेत्रफल अधिकतम है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में सबसे जरूरी है कि आप स्टेटमेंट को सावधानी से पढ़ें। हमेशा ये याद रखें कि जो भी चीज आपको गिवन है वो कांस्टेंट होगी। अगर किसी सवाल में कहा जा रहा है कि दिए गए वक्रपृष्ठ के लिए शंकु, तो जो शंकु का वक्रपृष्ठ आप लेंगे एस या फिर ए जो भी आप मानेंगे वो वक्रपृष्ठ हमेशा कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा। लेकिन जो उसके राइट साइड की वैल्यू होगी आर एच ये सब कांस्टेंट नहीं होंगे। जो कहा जा रहा है सिर्फ वही कांस्टेंट होना है। और आपको ये क्वेश्चन पढ़ते ही पता चल जाएगा कि हमें किसे मैक्सिमम प्रूफ करना है। तो इस पूरे क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम अनुमा के आपको ये जरूरी है कि आप मेंसुरेशन के फॉर्मूले याद करें। कम से कम शंकु, बेलन, कोन और सिलेंडर और सर्किल और स्फीयर इनके फॉर्मूले आपको याद होने ही चाहिए। बिना इसके फॉर्मूले के आप आगे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और इससे एक क्वेश्चन आने की संभावना बहुत है।